हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता क्या है, उसके एक ओवरव्यू के बारे में बातचीत की थी। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, आज के इस लेक्चर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आज हम बात करने वाले हैं सेल ग्रोथ कर्व के बारे में। तो पहले डिस्कस करेंगे कि सेल ग्रोथ क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो पीवाईक्यूज के फॉर्म में आ चुके हैं और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर सेल ग्रोथ कर्व पढ़ना क्यों ज़रूरी है या सेल ग्रोथ कर्व का क्या इंपॉर्टेंस है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ और इस सवाल के जवाब में ही जो मैंने पहले पूछा था कि सेल ग्रोथ कर्व क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब छुपा हुआ है। कैन एंटीबायोटिक्स बी प्रोड्यूस थ्रू आउट द माइक्रोबियल ग्रोथ फेज? क्या एंटीबायोटिक को माइक्रोब की पूरी ग्रोथ फेज के दौरान प्रोड्यूस किया जा सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं, इसके बारे में अभी आगे बातचीत करेंगे। दूसरा सवाल जो आपको जवाब जिसका देना होगा वो ये है कि वाई इंडस्ट्रीज केयरफुली मॉनिटर बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेस। आखिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो फर्मेंटेशन पे काम करती हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ये जज कर सकते हैं या ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखती रहें कि सेल आखिर जो माइक्रोब वो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से फेज़ में है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि हर ग्रोथ कर्व में 4 फेजेस हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। इन सभी फेजेस की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म है या ये बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि किसी भी ग्रोथ कर्व के अंदर, किसी भी कहना नहीं चाहिए, बैच कल्चर की ये ग्रोथ कर्व के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस कल्चर में अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आप बैच कल्चर पढ़ रहे हैं तो बैच कल्चर में कुल मिलाकर के 4 ग्रोथ फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं जिसमें ग्रोथ हो रही है: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात ये कर लें, जैसे मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस बताए। अब आगे पढ़ते हैं कि ये जो है, ये जो ग्रोथ फेजेस आज पढ़ने वाले हैं, ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की फाउंडेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर हमारे आगे के लेक्चर्स बेस्ड होंगे। तो सेल ग्रोथ कर्व को समझने और पढ़ने में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। जब भी आप किसी बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं तो दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है। एक तो ग्रोथ हो सकती है कि सेल की साइज में बढ़ोतरी हो रही है या सेल की साइज बढ़ रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रोथ जो है वो दो पार्ट या दो तरीके से हो सकती है, एक साइज के रेस्पेक्ट में और एक नंबर के रेस्पेक्ट में। साइज के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे साइज छोटा है, थोड़ा और बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये भी एक तरीके की ग्रोथ है जहाँ बायोमास में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं कई बार ग्रोथ को हम नंबर के रेस्पेक्ट में भी डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेल था, एक सेल से दो सेल हुए, दो से फिर चार होंगे, चार से फिर आठ होंगे, इस तरीके से भी बढ़ सकता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कई बार हम नंबर के रेस्पेक्ट में ग्रोथ को मेजर करते हैं और कई बार बायोमास के रेस्पेक्ट में भी मेजर करते हैं। जब भी हम डी एक्स बाई डी वाई या जब हम बायोमास की यील्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बायोमास के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। बट आज के लेक्चर में हमें बात करनी है कि किस तरीके से नंबर बढ़ता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के सेल ग्रोथ कर्व के अंदर, उसको पढ़ना है। अब जब आप किसी सेल को अच्छा न्यूट्रिएंट मीडियम दे देते हैं, अच्छी इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने ग्रोथ में या अपने नंबर में बढ़ोतरी करना शुरू करता है। कैसे बढ़ेगा? एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16 बनेंगे। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक, एक से दो, दो से चार, आठ, 16। ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड किस तरीके से कर रहे हैं? हर बेसिक बायोलॉजी के स्टूडेंट को ये बात पता है कि सेल्स, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, वो बाइनरी फिजन के तरीके से डिवाइड करते हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है वो ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक सेल था, एक सेल से पहले क्या हुआ कि उसका जो डीएनए था वो डिवाइड किया और डीएनए के डिवीजन के बाद सेल ने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हुई और उसके बाद हो गई साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल से अपन ने शुरुआत की थी और यहाँ पे बन गए दो सेल्स। हालांकि आज का मेरा जो मोटो है वो बाइनरी फिजन डिस्कस करना नहीं है,
वो कभी फिर और देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेल ग्रोथ कर्व क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सेल्स को मिल जाता है, सेल्स बहुत तेजी के साथ डिवाइड करते हैं और उनका नंबर आप देख सकते हैं लॉगैरिथमिकली बढ़ जाता है, बहुत तेजी के साथ सीधे बढ़ने लग जाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे कि कौन सी स्टेज में कैसे नंबर बढ़ता है, उसके बारे में भी आगे बातचीत होगी। तो अगर किसी भी सेल को आप देख रहे हैं या अगर मैं कहूँ कि सेल्स हैं और उनकी ग्रोथ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैच कल्चर है, यानी कि इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे मैं एक ग्रोथ कर्व ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ये है और हमारा ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने सेल नंबर लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को देखेंगे। होता क्या है, शुरुआत में सेल्स में बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं होती है, तो इसीलिए बहुत एकदम फ्लैट लाइन नज़र आती है। धीमे धीमे ये फ्लैट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फेज़। एक्सपोनेंशियल फेज़ के बाद ये आएगा हमारा स्टेशनरी फेज़ और स्टेशनरी फेज़ के बाद ये आएगा हमारा डिक्लाइन फेज़। कुछ इस तरीके से हमारी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पहला जो नंबर है ये हो गया हमारा लैग फेज़। ये जो दूसरा नंबर है ये हो गया हमारा लॉग फेज़। तीसरा नंबर है ये हो गया स्टेशनरी फेज़ और ये चौथा नंबर है ये हो गया डेथ या डिक्लाइन फेज़। इसी कर्व को या इसी ग्राफ को हम लोग ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अलग अलग फेजेस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरीके से लॉग फेज लैग फेज क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखिए लैग फेज बना रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं लैग फेज में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स में। लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, आप देख सकते हैं एकदम स्टीपली एक लाइन बढ़ गई ऊपर। स्टेशनरी फेज में एक प्लेट्यू नज़र आ रहा है, प्लेट्यू का मतलब एक फ्लैट लाइन नज़र आ रही है इस तरीके से। और यहाँ पे जो रेट ऑफ सेल ग्रोथ होता है वो रेट ऑफ डेथ के बराबर हो जाता है, इसीलिए ये लाइन एकदम फ्लैट नज़र आ रही है, यानी कि जितने सेल्स बन रहे होंगे उतने ही सेल्स की डेथ भी हो रही होगी, तो एक कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स बने हुए होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिक्लाइन है, यानी कि यहाँ पे डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो गई होगी ग्रोथ रेट से। ठीक, एक और डायग्राम मैंने आपको दिखाया है कि अगर कंटिन्यूअसली, एक्चुअली ये होता क्यों है, आखिर सेल्स की डेथ क्यों होने लग जाती है या सेल्स की ग्रोथ धीमी क्यों हो जाती है, क्योंकि मीडिया में अब रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है। तो अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में बात करें या अगर हम थ्योरी में देखें तो इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा बढ़ता नहीं है और सेल्स जो हैं वो स्टेशनरी फेज में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल ग्रोथ, बट ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसी ग्रोथ नहीं नज़र आती। आगे देखेंगे क्यों नहीं नज़र आती। अब एक एक करके हम सारे फेजेस को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिस्कस करेंगे और अगर उनसे रिलेटेड कोई भी इक्वेशन वगैरह होगी या कोई क्वेश्चन आया होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन के लिए हैं उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि लैग फेज क्या होता है। लैग का मतलब ही क्या होता है, धीमा हो जाना या पीछे छूट जाना। लैग फेज में सेल्स सिग्निफिकेंटली डिवाइड नहीं कर रहे होते, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा होता है। तो क्या हो रहा होता है, सेल्स अडेप्ट कर रहे होते हैं। इसलिए किस चीज़ को अडेप्ट कर रहे होते हैं, नए इन्वायरमेंट के लिए वो अडेप्ट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया से उठा करके एकदम सीधे लद्दाख में छोड़ दिया जाए या और हाई एल्टीट्यूड पे छोड़ दिया जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ के मौसम से सामंजस्य बिठाने में आपको कुछ समय लग जाएगा। तो यही चीज़ बैक्टीरियल सेल्स के साथ भी हो रही है। मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल था जिसको आपने फ्रीज कर रखा था, जिसको आपने बहुत लो टेम्परेचर पे रख रखा था और सडनली उसको आप फर्मेंटर के अंदर डाल दे रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस इंटायरली डिफरेंट है, तो उस बैक्टीरियल सेल को कुछ समय लगेगा मेंटेन करने में या अपने आप को वापस रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पे सेल्स एक्टिव ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्स इनएक्टिव हो गए हैं। सेल्स एक्टिव ज़रूर हैं बट डिवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उनके बायोमास में इंक्रीज हो रहा हो बट नंबर में इंक्रीज नहीं हो रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है, हम बोल रहे हैं कि सेल्स एक्टिव हैं, तो एक्टिव किस रेस्पेक्ट में, सेल्स अडेप्ट कर रहे हैं नए इन्वायरमेंट में। अब नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ऑब्वियसली उनको नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाले एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह क्या कर रहे होंगे, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। दूसरी चीज़, रिपेयरिंग सेल्यूलर मशीनरी। अगर मान लीजिए सेल में कोई डिफेक्ट है, उसके डीएनए में कोई डैमेज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी लैग फेज के अंदर ही हो रहा होगा। और तो और नए एंजाइम्स नए प्रोटीन्स इसलिए बन रहे होंगे कि अगला फेज जो है लॉग फेज है, उसमें सेल का डिवीजन अपन को चालू करना है, तो प्रिपेयरिंग फॉर एक्टिव डिवीजन इन द नेक्स्ट फेज। तो इसीलिए लैग फेज में ग्रोथ का
जो आई मीन टू से नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ने की बात हमने करी थी, नंबर सेल्स यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं। बायोमास बढ़ सकता है लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी स्टेज एक्टिव है। यहाँ पे याद रखिएगा जो मैंने आपको कोल्डर इन्वायरमेंट वाला एग्जाम्पल दिया था, कोल्डर इन्वायरमेंट में अगर आपको पहुंचा दिया जाए तो उस केस का। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए लैग फेज का क्या इंपॉर्टेंस है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कोई इंजीनियर बन जाते हैं तो आपका एक मेन काम ये भी होगा कि आपको लैग फेज को मिनिमाइज करना होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैग फेज के अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका टाइम ज़ाया हो विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी। तो आपका एक काम होगा कि आपको लैग फेज को मिनिमाइज करना है। अब लैग फेज को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रेश इनोकुलम आप यूज़ करिए, ज़्यादा साइज में इनोकुलम यूज़ करिए, ओल्डर सेल्स का इस्तेमाल मत करिए। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अपने लॉजिकल ब्रेन से भी सोच सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उनका काम होता है या वो कोशिश करते हैं कि लैग फेज को रिड्यूस करें। इसके अलावा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लैग फेज में बहुत कम है और ज़्यादा टाइम का कंजम्पशन होता है। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि टाइम निकलता जाए और वो कुछ प्रोड्यूस ना कर पाए। नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ चलते हैं और ये है हमारा सेकंड फेज। इसका नाम है लॉग फेज। इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। इसलिए एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है, बहुत तेजी के साथ होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्स की जो डिवीजन की रेट होती है वो मैक्सिमम पॉसिबल होती है, यानी कि इससे ज़्यादा तेज सेल डिवाइड नहीं कर सकते। तो इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट के रेस्पेक्ट में सेल्स का ग्रोथ होता है। यहाँ पे जनरेशन टाइम कांस्टेंट होता है। जनरेशन टाइम का क्या मतलब हो गया? कितना टाइम लग रहा है एक सेल से दो सेल जनरेट करने में, एक सेल से दो सेल फॉर्म करने में, उसी टाइम को जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सेल्स अपनी मैक्सिमम ग्रोथ रेट पे होते हैं और वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट सभी सेल्स के लिए एक ही रहेगा। ऑब्वियसली एक टाइप की स्पीशीज, एक टाइप के बैक्टीरियल सेल्स के लिए एक ही रहेगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जनरेशन टाइम यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स का नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पे खास तौर पे अगर हम लॉग फेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसमें हम कहते हैं nt इज इक्वल्स टू n0 इंटू 2 टू दी पावर n। ये एक्सपोनेंशियल फेज को दिखाने वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे nt का मतलब हो गया फाइनल नंबर ऑफ सेल्स, NO का मतलब या N ओरिजिनल का मतलब हो गया इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, और स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ जनरेशंस। तो यानी कि ये एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है फाइनल नंबर ऑफ सेल्स को इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स के साथ। अगर एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो निकल चुका है और नंबर ऑफ जनरेशन जिसको हम स्मॉल n से दिखा रहे हैं अगर वो बीत चुकी हैं, तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितने फाइनल नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगे, इस बारे में ये फॉर्मूला हमें बताता है। और इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसके बारे में भी अभी आगे क्वेश्चन करके भी देखेंगे। अब क्योंकि लॉग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट अचीव होती है, कांस्टेंट जनरेशन टाइम है क्योंकि मैक्सिमम रेट से सेल्स ग्रो कर रहे हैं। सेल्स आर फिजियोलॉजिकली मोस्टली एक्टिव, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव। यहाँ पे इससे ज़्यादा एक्टिव सेल्स कभी नहीं होते, बहुत तेजी के साथ डिवीजन हो रहा होता है क्योंकि प्रॉपरली सारे प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स जो हैं वो लैग फेज में बनाए जा चुके हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर बोला जा रहा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, तो हमेशा याद रखिएगा लॉग फेज में होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस लॉग फेज में होगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस स्टेशनरी फेज में होगी। अब कोई पूछे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि सेल की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इथेनॉल हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? याद रखिएगा आपके लॉग फेज में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वही वाला फॉर्मूला जो अभी अपन ने देखा था, nt इज इक्वल्स टू n0 इंटू 2 टू द पावर n वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अ बैक्टीरियल कल्चर अंडरगोज 5 जनरेशन, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें 5 दे दी है। इनिशियल काउंट इज 1 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यानी कि n0 दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और nt के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं। nt इज इक्वल्स टू n0 इंटू 2 टू द पावर n, और यहाँ पे nt हमें निकालना है, तो nt कितना हो गया?
तो n0 हमको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2⁻, यहाँ पे 5 कर दीजिए, तो 2⁵ कितना हो गया 32, तो 32 इंटू 10⁻³ या इसी को आप 3.2 इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो लैग फेज खत्म हो गया, लॉग फेज खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेशनरी फेज की तरफ। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट होता है। क्या क्या याद रखना है? ग्रोथ रेट डेथ रेट के बराबर होता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस तेजी के साथ सेल्स की ग्रोथ हो रही है या जिस तेजी के साथ नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसी तेजी के साथ पुराने सेल्स की डेथ हो रही है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ सेल्स जो भी सर्वाइव कर रहे होंगे, वायबल होंगे, वो कांस्टेंट बने रहेंगे इन द फर्मेंटर। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स अपीयर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये भी बात देख ली। अब दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई? अच्छे खासे सेल्स की ग्रोथ हो रही थी, अच्छा खासा लॉग फेज में तेजी के साथ नंबर बढ़ रहा था, फिर सडनली ऐसा क्या हो गया कि स्टेशनरी फेज हो गया, यानी कि सेल्स की ग्रोथ रुक सी गई। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बिकम लिमिटेड। अब ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स का नंबर बढ़ चुका है, जो खाना मौजूद था या जो सबस्ट्रेट मौजूद था वो धीमे धीमे कम पड़ता जा रहा है। जितने नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको पूरा नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, सेल्स की डेथ होने लग गई है। इसके अलावा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होने लग गए हैं। हो क्या रहा है, बैक्टीरिया जैसे जैसे मेटाबोलाइज कर रहा है, तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में भी और वैसे भी मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो कि सेल्स की ग्रोथ को हिंडर कर रहे होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन भी लिमिट हो रहा होगा। बैच कल्चर में एक बार आपने सारी चीज़ें डाल दी, उसके बाद आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन जो भी उसके अंदर फर्मेंटर के अंदर होगा, उसके अंदर आप उसको में कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन भी लिमिट हो रही होगी या पीएच में भी बदलाव हो रहा होगा। हर सेल की ग्रोथ के लिए पीएच ऑप्टिमम होना ज़रूरी है, तो अगर पीएच चेंज होगा तो सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि स्टेशनरी फेज का दूसरा नाम स्ट्रेस कंडीशन हो गया, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होती जा रही है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि स्टेशनरी फेज किस लिए फेमस है। मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, स्टेशनरी फेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। अब कोई पूछे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पर्पस क्या होता है, क्या काम होता है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं डिफेंस पर्पस के लिए। उनका ग्रोथ में कोई भी योगदान नहीं होता, डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ में कोई यूज नहीं होता। तो अगर हम कहें कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो गए, एंटी ट्यूमर एजेंट्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, चिलेटिंग कंपाउंड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आप वीडियो को यहाँ पे रोक करके चाहे तो आप इसका नोट बना सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खास तौर पे बायोलॉजिकल साइंसेज के लोगों के लिए? क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की सिंथेसिस होती है। तो जितनी भी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में हैं, वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन इसी फेज में करवाती हैं। जैसे कि हो गया पेनिसिलिन आपका, और जैसे हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्टेशनरी फेज में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है, इसीलिए ये फेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली आ जाते हैं डेथ फेज की तरफ। डेथ फेज में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेथ रेट ग्रोथ रेट से अधिक हो गया है। अभी इससे पीछे स्टेशनरी फेज में अगर हम देखें तो स्टेशनरी फेज में क्या हुआ था, यहाँ पे डेथ फेज या ग्रोथ रेट डेथ रेट के बराबर था, लेकिन डेथ या डिक्लाइन फेज में देखें तो डेथ रेट ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो गया। अगर आप लॉग फेज की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा था डेथ रेट से। ठीक है, तो डेथ रेट यहाँ पे ज़्यादा हो गया ग्रोथ रेट से, जिसकी वजह से सेल नंबर डिक्रीज हो जाता है। अब धीमे धीमे करके सेल्स की संख्या, वायबल सेल्स की संख्या कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और कम होते हुए चले जा रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड, टॉक्सिक वेस्ट और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इन्वायरमेंटल कंडीशंस बद से बदतर होती हुई चली जा रही हैं, बिल्कुल अनफेवरेबल हो जाएंगी। तो इसी वजह से सेल्स जो हैं वो ग्रेजुअली वायबिलिटी लूज कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम मुझे नेट पे मिला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैग फेज में सेल क्या सोच रहा है, दिस माइट बी अ गुड प्लेस टू सेटल। यहाँ पे सेल अभी डिवीजन शुरू नहीं किया है, लेकिन अब सोच रहा है कि मुझे यहाँ पे डिवीजन शुरू करना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फेज में उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है और वो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है। स्टेशनरी फेज में क्या हो रहा है, अब इतने सारे सेल्स भर चुके हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉपर जगह ही नहीं बच रही मल्टीप्लाई करके सेटल होने की।
और तो और न्यूट्रिएंट्स भी कम होते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया स्टेशनरी फेज, और फाइनली यहाँ पे सेल्स की डेथ होती हुई चली जा रही है और एक दो सेल्स आपस में बात कर रहे हैं कि आई विल मिस यू। तो ये हो गई कहानी पूरी की पूरी बैक्टीरियल ग्रोथ साइकिल की। अब आ जाते हैं रिवीजन टेबल की तरफ। एक बार देखते हैं लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एक बार जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं। लैग फेज अडेप्टेशन का फेज है, यहाँ पे एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है। लॉग फेज मैक्सिमम ग्रोथ का फेज है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस होती है। अगर हम स्टेशनरी फेज के बारे में बात करें तो ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस होती है। डेथ फेज की बात करें तो सेल्स का नंबर डिक्लाइन होता हुआ चला जाता है और सेल की लाइसिस हो रही हो। अब बात करते हैं PYQs की। कुछ PYQs देख लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो कुछ PYQs देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच फेज जनरेशन टाइम इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि जनरेशन टाइम मैक्सिमम, आई मीन टू से जनरेशन टाइम या सेल की ग्रोथ रेट मैक्सिमम होती है लॉग फेज में, जिसकी वजह से जनरेशन टाइम कांस्टेंट बना रहता है। तो सही आंसर हो गया लॉग फेज। नेक्स्ट, पेनिसिलिन प्रोडक्शन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। पेनिसिलिन क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, एक तरीके की एंटी बायोटिक है, और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हमेशा किस फेज में होगा? स्टेशनरी फेज में। नेक्स्ट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हमेशा लॉग फेज में होता है। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लैग फेज सेल्स आर डेड, सेल्स आर डिवाइडिंग रैपिडली, सेल्स अडेप्ट टू द मीडियम, या डेथ रेट एक्सीड्स ग्रोथ रेट। तो सेल्स अडेप्ट टू द मीडियम, याद रखिएगा लैग फेज में सेल्स का अडेप्टेशन होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पे ग्रोथ कर्व को लेकर के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, और आपको नए बैच के बारे में बता दिया जाएगा। नया बैच जो है वो 15 जून से शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, क्लास नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे, और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको इनकी नोट्स की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में जा करके इस वीडियो के नोट्स टाइप कर दीजिएगा। आपसे हम आपका ईमेल आईडी मांगेंगे और वहाँ पे हम नोट्स को शेयर कर देंगे। थैंक यू। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से लेक्चर्स को देखने का मन है, हम ज़रूर उसके ऊपर भी काम करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।